तो बच्चों अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ा दिया था वो यहाँ तक पढ़ा दिया था कि हमारे पास जो ड्राइंग सीट होते हैं उनको याद कैसे करना है, जिसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया था वो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आपको अगली जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमें पढ़ना है उसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। ये मिनी ड्राफ्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मिनी ड्राफ्टर ना एक तरह का कह सकते हो मास्टर डिवाइस है बच्चों। ये ना कई सारे काम एक साथ कर लेता है। इसने ना कई सारों के छक्के छुड़ा दिए और कई सारों के लंका लगा दी। मतलब कहने के ये कि जो हम पहले सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते थे, इन्होंने सेट स्क्वायर को बाहर फेंक दिया। हम लोग टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते थे, इन्होंने टी स्क्वायर का काम खत्म कर दिया। बात समझे ना। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं इन्होंने जिसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका अगर ये आपके पास नहीं है ना तो आपको ड्राइंग लैब में एंट्री नहीं मिल सकती। विश्वास मानिए, ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको ड्राइंग लैब में एंट्री नहीं मिल सकती। ओके बच्चों, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इससे हम लोग हर तरह की पहली बात तो रेखाएं खींच सकती हैं, चाहे वो हमारी पैरेलल रेखाएं हो, है ना, क्षैतिज रेखाएं हो, जितनी भी जैसी भी रेखाएं हो, इंक्लाइंड रेखाएं हो, हर तरह की लाइन खींच सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई एंगल भी बना सकते हैं बच्चों, एंगल भी बना सकते हैं। तो हर तरह की रेखा और हर तरह के एंगल बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, चाहे कैसा भी एंगल हो, चाहे 55 डिग्री हो, 56 डिग्री हो, इसके अलावा किसी भी लाइन में हो, परपेंडिकुलर हो, इंक्लाइंड हो, हर तरह की लाइन, हर तरह का एंगल हम लोग इसकी मदद से खींच सकते हैं मिनी ड्राफ्टर की मदद से। अच्छा, मिनी ड्राफ्टर का अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें कि मिनी ड्राफ्टर में क्या क्या को क्या कैसे को क्या बोलते हैं, तो पहले ये वाला डायग्राम समझो। ये वाला डायग्राम समझो बच्चों। ये वाले डायग्राम में आप थोड़ा देखो मिनी ड्राफ्टर को यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज। जैसे कि ये आपके पास ड्राइंग बोर्ड हो गया और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर देखिए मैंने एक ड्राइंग सीट लगा दी, है ना बच्चों। ये क्या है तो कह देना ये है सर ड्राइंग बोर्ड। और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर देखिए मैंने क्या फिट कर दिया, तो कहा जा रहा है कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर मैंने फिट कर दिया ड्राइंग सीट को, है ना बच्चों। जब हम मिनी ड्राफ्टर को यूज करते हैं तो इसको यहाँ पर क्लैंप कर देते हैं, मतलब ये हिस्सा अब नहीं कहीं जाएगा, है ना। हमने जो फिक्स करने वाला हिस्सा है उसको ऐसे कस देते हैं, चूड़ी की सहायता से कस दिया जाता है ना। बाकी आप कह सकते हो इन भुजाओं को आप कहीं पर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट करने, हाँ यहाँ पर दो स्केल होती है, एक ये हॉरिजॉन्टल एक ये वर्टिकल। इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री का होता है ना। इसमें भी हमारे पैमाने बने होते हैं, हम लोग इनका भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने इस तरीके से कह सकते हो ये लाइन बॉर्डर लाइन खींची रही है, देखो बॉर्डर लाइन ये हो रही है ना। तो मैंने ये कहा कि आप इसका इस्तेमाल जो है ना किसी तरह की कोई भी लाइन खींचने के लिए कर सकते हैं। ये इसे ढीला कर दीजिए यहाँ से, है ना। यहाँ देखिए लॉटिन नॉब होती है, क्या होता है बच्चों, ये लॉटिन नॉब होती है। लॉटिन नॉब को यहाँ से अगर ढीला कर दो तो ये पोर्शन पूरा बाहर भी आ जाता है, या इस पोर्शन को आप अपने अनुसार जो है ना मोड़ भी सकते हो, टेल्ड भी कर सकते हो। यानी ये जो दो स्टेल लगाई गई ना, ये स्टेल इस नॉब को ढीला कर देने के बाद अपने अनुसार जो है मोड़ भी सकता है। हाँ, फिर जब आपको ड्राइंग से बनानी हो, लाइनें खींचनी हो तो फिर से आप टाइट कर दीजिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्राइंग एमडी का यानी मिनी ड्राफ्टर का यूज कह सकते हो कि ड्राइंग सीट में करते हैं। ओके, अच्छा अब मिनी ड्राफ्टर के कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या नॉमेनक्लेचर है, उसको भी सुन लीजिए एक मिनट। बोल्ड हैंड कर दिया। ओके, ये देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर हमारा फिक्स किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू। स्क्रू की मदद से ऐसे फिक्स कर दिया। ये हमारी पैरेललोग्राम बार्स हो रही, है ना। इसके अलावा ये हमारे पिवट पॉइंट हो गए जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखे हैं, देख लीजिए, है ना। ये हमारी इंडेक्स प्लेट हो रही बच्चों। इंडेक्स प्लेट में भी ध्यान रखना ये तरह का चांदा है और वो भी मास्टर सर्कल बोलिए, पूरा 360 डिग्री का एंगल बना देता है ना। तो अगर हमें एंगल भी बनाना हो ना तो इसकी मदद से हम एंगल भी बना सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ओके, और ये हमारी दो स्टेल हो रही, इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। मैंने बताया कि यहाँ पर एक लॉटिन नॉब लगी होती है, उस नॉब को आप टाइट करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं और ढीला करके किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं, है ना। उसको इसी को इंडेक्स प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स प्लेट, क्योंकि इंडेक्स प्लेट की मदद से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब ही होता है एंगल बनाना, बहुत सीधी सी बात है। ओके, तो एमडी हमारा एक इंपॉर्टेंट टूल्स होता है और बिना इसके आप लोग किसी तरह की कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास ये लीजिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे ड्राइंग बनाने के लिए होता है वो होता है पेंसिल।
आपको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बड़ा आसान सा होता है, लेकिन आप समझो पहले कि पेंसिल को हम लोग यूज कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको पेंसिल का एक डायग्राम दिखाता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि भैया ये पेंसिल कैसी होती है। देखिए, तो आपने पेंसिल अलग अलग कलर की देखी होगी, लेकिन यहाँ कलर से मेन मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो भी हमारी पेंसिल होती है उसका जो शेप होता है वो शेप बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों याद रखना, आप देखिए यहाँ पर जो पेंसिल का शेप दिखाया गया है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। तो कई बार पेंसिल का क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा जाता है कि बताइए पेंसिल का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है। तो कहना पेंसिल का जो सर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर की बात करते हैं कि बताइए इसका एरिया कितना होगा, तो कह देना इसका एरिया होता है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। तो कई बार तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है पेंसिल का, कैसा होता है, तो कह देना हेक्सागोनल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेन पेंसिल को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों पेंसिल ना ड्राइंग बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। बिना इसकी मदद से आप कोई ड्राइंग बना ही नहीं सकते। आप उसको सोचो, लेकिन पेंसिल ना बनी किसकी होती है। तो पेंसिल के अंदर ना ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है उसको लेड कहते हैं। जैसे कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है ना, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं लेड, या कई बार आपने लीड भी सुना होगा। क्या बोल सुना होगा? लीड। तो लीड बोलिए, लेड बोलिए, जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं। अच्छा बच्चों, जो पेंसिल होती है ना मेनली वो 2 पदार्थों से मिलकर बनी होती है ना। पेंसिल का जो लीड है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। उनमें से एक पदार्थ होता है बच्चों ग्रेफाइट, और दूसरा पदार्थ हमारा कौन सा होता है, तो कह देना दूसरा पदार्थ होता है कैलोमाइन। कैलोमाइन। पहले आप इस बात को समझो, पेंसिल की जो लीड होती है वो 2 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। लीड, एक ग्रेफाइट, दूसरा कैलोमाइन। बच्चों जब भी कभी हम लोग ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा करते हैं, किसकी मात्रा? ग्रेफाइट की मात्रा। तो ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा होने से पेंसिल होती है सॉफ्ट। कैसे होती है? सॉफ्ट। ग्रेफाइट जितना ज्यादा होगा पेंसिल उतनी ज्यादा सॉफ्ट होगी, और सॉफ्ट होने के साथ साथ वो पेंसिल हमारी कैसी होगी बच्चों? ब्लैक, है ना। ग्रेफाइट ज्यादा होने से पेंसिल ब्लैक भी होती है, साथ साथ सॉफ्ट भी होती है। कैलोमाइन, कैलोमाइन यह हो सकता है कि इसे हम एक और वर्ड से शो करते हैं, क्ले। तो कैलोमाइन की मात्रा ज्यादा होने से पेंसिल कैसी हो जाती है बच्चों? हार्ड हो जाती है ना। तो जो जितनी ज्यादा पेंसिल हार्ड होगी सर उसमें कैलोमाइन ज्यादा होगा। कैलोमाइन ज्यादा होने से पेंसिल हार्ड होती है, और पेंसिल हार्ड होने का मतलब यह है पेंसिल लाइट होगी। लाइट का मतलब लाइट शेडेड, हल्की लिखी होगी, है ना। ब्लैक का मतलब एकदम ब्लैक होगी, और लाइट शेडेड मैं भी दिखाऊंगा तो एकदम हल्की लिखी हुई होती है। तो इन दोनों पहले बात को याद कर लो कि पेंसिल की जो लीड होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, ग्रेफाइट होता है, दूसरा कैलोमाइन होता है। ग्रेफाइट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी बच्चों, जितनी ज्यादा होगी पेंसिल हमारी उतनी सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट के साथ साथ ब्लैक होगी। कैलोमाइन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी पेंसिल उतनी हार्ड होगी, और याद रखना हार्ड पेंसिल हमारी लाइट शेडेड होती है, बहुत हल्का लिखती है ना। ये ज्यादातर हैचिंग वैचिंग करने के काम में आती है, या फिर किसी तरह का हमें आपका स्केच ड्रॉ करना है वहां पर काम में आती है। ओके, तो ग्रेफाइट और कैलोमाइन ये 2 चीजें ऐसी होती है जो कह सकते हो कि हमारे किसमें पाई जाती है सर? ये 2 चीजें हमारी पाई जाती है लीड में। ओके, तो लीड हमारे 2 चीजों से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट और कैलोमाइन, है ना। चलो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि चलो ठीक है ये हमारी पेंसिल हो गई, शेप मैंने बताया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि हमारे पास पेंसिल होती कितने तरह की है। तो नॉर्मली तो बहुत सारे तरह की पेंसिल हो सकती है, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड में है वो 18 तरह की ग्रेड है। टोटल कितने तरह की ग्रेड है? तो कह देना आपको जो पेंसिल पढ़नी है वो 18 ग्रेड पढ़नी है। 18 तरह की ग्रेड आपको पढ़नी है बच्चों। 18 तरह को ग्रेड को आप 6-6 पार्टों में डिवाइड कर दो, है ना। तो 6-6 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा तो 3 पार्ट बन जाएगी बच्चों। अब देखो, आप देखिए पहले तो इसको याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए 9H, 8H, 6H। मैं इसको अलग से बताता हूं। देखो सबसे पहले आप इसको याद कीजिए, कैसे आपको याद करना है? ऐसे याद कीजिए 9H, 8H, 7H, 6H और 5H, 4H। ये देखिए, है ना। 4H के बाद 3H हो गया, 3H के बाद 2H हो गया, 2H के बाद H हो गया। बच्चों देखो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H। फिर इसके बाद F आता है, फिर H भी आता है। ओके, तो इसके बाद हमारा F आ जाएगा, फिर हमारा H भी आ जाएगा,
थोड़ा सा और ऊपर से लिखते हैं। सबसे पहले 9H लिखिए, फिर हमारा 8H हो गया, 8H के बाद 7H हो गया, 7H के बाद 6H हो गया, 6H के बाद 5H हो गया, 4H हो गया, 4H के बाद 3H हो गया, 3H के बाद 2H हो गया, 2H के बाद H हो गया, H के बाद हमारा F हो गया, फिर HB आ गया, फिर हमारा आ गया। अब देखो F और HB के बाद क्या आता है, तो F HB, अब फिर B से शुरुआत होते B7 तक, 7B तक, तो B और इसके बाद आ जाएगा 2B, 2B के बाद 3B, 3B के बाद 4B और 4B के बाद 5B, इस तरीके से लास्ट में हमारा आ जाएगा 7B, ऐसे है ना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ये जो 9S से लेटर 3 3 6 6 डिवाइड कर लो, 3 3 6, यहां तक ये पेंसिल होती है हमारी हार्ड ग्रेड की। कौन सी पेंसिल होती है सर, ये हार्ड ग्रेड की होती है। और उसके बाद नीचे वाले 3 और इधर वाले भी 3 डिवाइड कर लीजिए, तो टोटली 6, तो 6 हमारे हो जाते हैं मीडियम ग्रेड। कौन से, मीडियम ग्रेड। और इसके बाद लास्ट वाले और ले लो 6, तो बच्चों लास्ट वाले जो 6 होते हैं वो हमारे हो जाते हैं सॉफ्ट ग्रेड, है ना। तो इस तरीके से आपको बस डिवाइड कराना है। अब मैं वापस से वाले डायग्राम में आ जाता हूं, मैं पहले हर एक का फुल फॉर्म बता देता हूं, क्योंकि बिना फुल फॉर्म जाने आप काम नहीं कर सकते। देखो पेंसिल में आप देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको लगेगा कि नहीं यार इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कहीं पर वर्ड यूज किया गया है बी, तो बच्चों जहां जहां बी वर्ड यूज हुआ है बी, तो बी का मतलब होगा ब्लैक। बी का मतलब क्या होगा, तो कह देना बी का मतलब होगा बच्चों ब्लैक। ओके, जहां जहां एच यूज किया गया है तो एच का मतलब होगा हार्ड। ओके, और एक जगह यूज किया गया है एच बी, तो एच बी का मतलब होगा हार्ड ब्लैक, हार्ड ब्लैक, है ना। और एक जगह यूज किया गया है एफ, एफ का मतलब होगा फाइन, फाइन पेंसिल जिसको बोलते हैं, है ना। तो जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए उन सारे वर्ड के पहले पूरे नाम सुनो। अब थोड़ा अंतर देखिएगा कि कौन हमारा किस ग्रेड में आने वाला है। तो मैंने ये कहा कि 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। अब इसके बाद देखिए ये हमारा कितने हो रहे हैं, 3 3 6, 3 3 6, ये देखो। तो ये हमारे बताइए 3 और 3 6, ये हमारे किस ग्रेड में आ जाएंगे सर, इनको बोला जाएगा हार्ड ग्रेड। कौन सा ग्रेड, हार्ड ग्रेड, है ना। फिर इसके बाद आप 6 के और आगे ले लो, तो ये हमारा 3H हो गया, 2H हो गया, H और F H B B। देखिए यहां से लेकर यहां तक बताइए ये क्या कहलाएंगे सर, ये कहलाएंगे हमारे मीडियम ग्रेड, ये कहलाएगा हमारा मीडियम ग्रेड। ओके बच्चों, इसके बाद ये देखिए, फिर इसके बाद 2B हो गया, 3B हो गया, 4B हो गया, 5B, 6B, 7B। सर ये क्या कहलाएंगे, तो सर ये कहलाएंगे आपके सॉफ्ट ग्रेड। अब इनको क्यों ऐसा रखा गया, मैं एक एक चीज बताता हूं, बस आप सुनते रहिए, ठीक। अब दूसरी बात सुनो, मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि कैलोमाइन की मात्रा ज्यादा होने से पेंसिल हार्ड होती है, और हार्ड पेंसिल जो है लाइट लिखती है ना। तो आप देखिए ये जो हमारे हार्ड पेंसिल है ना, ये हार्ड ग्रेड जो है सर, इस हार्ड ग्रेड में ध्यान रखना है इनमें कैलोमाइन ज्यादा होगा। किसकी मात्रा ज्यादा होगी सर, कैलोमाइन की मात्रा ज्यादा होगी, तभी ये सब हमारे हार्ड ग्रेड है। तो सबसे ज्यादा कैलोमाइन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कैलोमाइन किसमें होगा, तो कह देना जो सबसे ज्यादा हार्ड होगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, तो कह देना सबसे हार्ड पेंसिल, सुन रहे हैं ना सब लोग, सबसे हार्ड पेंसिल यानी हार्डेस्ट पेंसिल जिसको बोला जा रहा, तो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल 9H होती है। और 9H पेंसिल सबसे ज्यादा हार्ड होती है, इसका मतलब इसमें जो कैलोमाइन मिलेगा आपको, इसमें जो कैलोमाइन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। तो अधिकतम कैलोमाइन भी पूछा जाए किसमें मिलता है, तो कह देना 9H में मिलता है, सबसे हार्ड पेंसिल 9H। ओके सर 9H में कैलोमाइन सबसे अधिकतम होगा, लेकिन अगर ग्रेफाइट पूछा जाए कि बताइए इसमें ग्रेफाइट कैसा मिलेगा, तो कह देना इसमें जो ग्रेफाइट मिलेगा सर वो मिनिमम मिलेगा। तो अगर ये भी क्वेश्चन मिले, पूछा जाए कि मिनिमम ग्रेफाइट किसमें मिलेगा या मैक्सिमम कैलोमाइन किसमें मिलेगा, तो बहुत आसान है। 9H सबसे ज्यादा हार्ड है, और 9H सबसे ज्यादा हार्ड है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कैलोमाइन 9H में होगा, और सबसे कम ग्रेफाइट हमारा कह सकते हो कैलोमाइन। अच्छा याद तो हो गया होगा ना, कैसे याद करना है, 9H से शुरुआत करते करते धीरे धीरे आप H तक आइए। H के बाद आपको HB लेना है बीच में, और HB के बाद F लेना है, सॉरी पहले F लेना बाद में HB लेना है, पहले F लिया है ना, हाँ सही। तो पहले F लेना है, फाइन ग्रेड लेना है, फिर HB लेना है। तो F के बाद HB,
HB के बाद फिर B से स्टार्ट करते B7। ओके, ये पहले याद कर लो। देखो फिर से 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 2H, उसके बाद H, फिर F के बाद HB के बाद B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ओके, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद करते हैं बात, जैसे कि सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल मैंने बताया कौन सी होगी, क्यों हार्ड होगी, तो इसमें टेलोमाइन ज्यादा हो रहा, ग्रेफाइट कम हो रहा। फिर ये सबसे ज्यादा जो हार्ड होगी वो सबसे हल्का लिखेगी। ये देखो कितना हल्का लिखा है, लाइट शेडेड, इसको बोलते हैं लाइट शेडेड, एकदम हल्का लिखेगी। और क्यों हल्का लिखेगी, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट बहुत कम है। भाई ग्रेफाइट जो है वो कालापन लेके आता है, ब्लैकनेस लेके आता है। तो जब सबसे हल्का लिखेगी तो इसमें ब्लैकनेस होगी नहीं, है ना। तो सबसे हल्की पेंसिल यही होती है 9H। अच्छा, इधर आइए, बात अगर 7B की करते हैं तो 7B में देखिए सबसे ज्यादा डार्क लिखा है बच्चों। 7B का मतलब है सबसे ज्यादा ब्लैक, तो सबसे ब्लैक पेंसिल ये है। ओके, तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि ब्लैकेस्ट पेंसिल कौन सी होती है, सबसे ब्लैकेस्ट, तो कह देना 7B। और क्यों ब्लैकेस्ट होती है, तो कह देना सर इसलिए ब्लैकेस्ट होती है क्योंकि इसमें ग्रेफाइट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ग्रेफाइट सबसे ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना बात को। और ग्रेफाइट सबसे ज्यादा होता है। और टेलोमाइन क्या होता है, तो कह देना इसमें जो टेलोमाइन है वो सबसे कम होता है। बच्चों टेलोमाइन सबसे कम होने की वजह से सबसे ब्लैकेस्ट पेंसिल यही है और सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल भी यही है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल ही है ना। सबसे ज्यादा देखो डार्क लिखने वाली पेंसिल भी यही है। तो डार्क लिखने वाली पेंसिल का नाम पूछा जाए तो डार्क लिखने वाली पेंसिल का नाम भी 7B होगा। तो इनमें ना कंपैरिजन के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि बताइए कौन कौन सी पेन, और ये क्रम ना कह सकते हो 9H से लेके 7B तक एक समान रूप से घट सकता है या बढ़ सकता है। जैसे देखिए 9H से 7B तक देखो हमारे पास जो है ना ब्लैकनेस घट रही है, समझना। और 9H से लेके 7B तक हार्डनेस ब्लैकनेस बढ़ रही है और हार्डनेस घट रही है। तो तुम्हें बस एक चीज पता होना चाहिए कि क्या हमारा मैक्सिमम है और क्या हमारा मिनिमम है। बोलो बच्चे, बात सबको क्लियर है ना। तो इनको ना बहुत अच्छे से याद करना है ना। तो मैं एक बार फिर से इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप फिर से देखिए एक बार, ताकि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो जाए। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से आपको बनाता हूं। एक तो ये इतना बड़ा हो जा रहा है लिखने में जिसकी वजह से नहीं जा रहा, तो मैं काम करता हूं, सबसे ऊपर 9H ले लेता हूं। ओके, 9H हो गया, 8H हो गया, ऐसा करते 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 हम लोग कहां तक जाते हैं, F तक जाते हैं। F के बाद हमारा HB आता है, HB के बाद B आता है, और फिर 2B आता है, 2B के बाद 3B, और 3B के बाद लास्ट में हमारा कौन आता है, 7B। ठीक है, मैंने इस तरह से आपको दिखा दिया, क्लियर है ना। चलो 9H में बताइए, 9H को क्या बोला जाएगा, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पेंसिल। ओके, सबसे ज्यादा हार्ड होगी। हार्ड क्यों होगी सर, हार्ड इसलिए होगी क्योंकि इसमें टेलोमाइन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं पूछूं हार्ड क्यों होगी तो कह देना हार्ड सर इसलिए होगी क्योंकि इसमें टेलोमाइन जो है सबसे ज्यादा होगा, है ना। और टेलोमाइन अगर ज्यादा है मेरे दोस्त तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो, ग्रेफाइट अगर कम है, ग्रेफाइट कम है तो बताइए जो आपकी पेंसिल होगी वो ब्लैक होगी कि लाइट होगी, है ना, डार्क होगी कि लाइट होगी। तो कह देना टेलोमाइन ज्यादा है, ग्रेफाइट कम है, और ग्रेफाइट कम है इसका मतलब जो हमारी पेंसिल होगी सर वो लाइट शेडेड होगी, लाइट शेडेड होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो 7B की तुलना करते हैं। अगर 7B की बात करते हैं तो 7B जो है ना कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा ब्लैक पेंसिल है। और ब्लैक पेंसिल बोलिए या फिर आप बोलिए कि सबसे ज्यादा ये सॉफ्ट पेंसिल होगी, ये सॉफ्टेस्ट पेंसिल है ना। सबसे ज्यादा ब्लैकेस्ट पेंसिल है, ब्लैक बोल दो या फिर डार्केस्ट बोल दो, डार्क पेंसिल है ना। क्यों डार्क है बच्चा, तो इसलिए डार्क होती है 7B क्योंकि इसमें ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा होती है। ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा है तो टेलोमाइन की मात्रा क्या होगी, तो टेलोमाइन की मात्रा सबसे कम होगी, है ना। टेलोमाइन की मात्रा बहुत कम होगी। बोलो बच्चा, तो सॉफ्ट हो गया, डार्क हो गया, ग्रेफाइट ज्यादा होगा, टेलोमाइन हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ना आपको डिफरेंस पैदा करना आना चाहिए। अब बहुत जैसे कि ये 9H और 7B ये तो सबको याद होता है, 9H 7B सबको याद होता है, बट जब कंफ्यूजन इस बात पे आ जाती है जब 20 से पूछ लेता है।
तो अगर बीच का भी पूछा जाए ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 9H और 7B क्या होता है, और बीच वाला छोड़ दिया करिए, फिर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सवाल अगर बनेगा तो। ठीक है, चलो वैसे अभी तक जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो 9H और 7B से ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसी बात को और अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पर, फिर से देखिए 9H से लेकर 4H, ये हमारा बताइए कौन सा ग्रेड हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हार्ड ग्रेड। ये हमारा कौन सा ग्रेड हो जाएगा? हार्ड ग्रेड हो जाएगा। फिर 3S से लेके B तक ये हमारा कैसा ग्रेड हो जाएगा सर? ये मीडियम ग्रेड हो जाएगा, मीडियम ग्रेड। और इसके बाद अगर बात B की करते हैं तो B की बात करते हैं यानी 2B से लेके 7B तक, ये हमारा सॉफ्ट ग्रेड हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक है और ब्लैक है तो ग्रेफाइट ज्यादा होगा, ग्रेफाइट ज्यादा है तो सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो अब पेंसिल का वही सेम चीज है, अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। और अगर इसका कोई शेप देखे तो ये हेक्सागोनल टाइप का होता है, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद कुछ यूजेस भी आपको समझना पड़ेगा कि किस पेंसिल का यूज कहां पर होता है। देखो मैं आपको बता दूं, पेंसिल तो 18 तरह की है, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कितने तरह की पेंसिल यूज करते हैं, तो बच्चों याद रखना, जब भी कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल यूज की जाती है वो सबसे पहले पेंसिल यूज की जाती है HB, H, उसके अलावा 2H और 3H। ये 4 तरह की जो पेंसिल होती है ये हम लोग मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। आप लोग कॉलेज वगैरह में जो 4 तरह की पेंसिल यूज करते हो वो 4 तरह की पेंसिल सर यही है, HB, H और 2H और 3H। इस बात को याद रखिएगा। कई बार आपको लाइंस भी पूछी जाती है कि किस तरह की लाइंस को खींचने के लिए कौन सी पेंसिल इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अगर मेरे पास बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन चारों तरफ फ्री हैंड लाइन हो गई, डायमेंशन लाइन हो गई जिससे हम डायमेंशन शो करते हैं, टाइटल लाइन हो गई, ये सारी की सारी लाइनें खींची जाती है बच्चों HB पेंसिल से, है ना। अभी जब मेरा टाइप्स ऑफ लाइन वाला चैप्टर आएगा तो मैं आपको ये सारी की सारी लाइंस बताऊंगा कि किस लाइंस का इस्तेमाल किया है। ओके, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, एरो हेड हो गया जिससे हेड बनाते हैं, एक्सटेंशन लाइन हो गया जब किसी की डायमेंशन दिखाते हैं तो ऐसे एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, है ना। स्टेचिंग लाइन हो गया, या फिर किसी तरह का कोई सर्कल या किसी तरह का कोई आर्क खींचना है बच्चों तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग H पेंसिल का। ठीक है, जबकि जितनी भी डॉटेड वगैरह लाइन होती है, जैसे कि डॉटेड लाइन हो गई, सेंटर लाइन हो गई, एक्सिस सेक्शन लाइन हो गई, हैचिंग लाइन हो गई, हैचिंग करते हैं ना, प्रोजेक्शन लाइन हो गई बच्चों जिसमें हम डॉटेड, प्रोजेक्शन भी डॉटेड ही होता है एक्चुअली में, जो चीज नहीं दिखाई देता उसको भी बहुत हल्का बनाते हैं, है ना। तो ये कह सकते हो कि बनाया जाता है 2H और 3H द्वारा। ओके, क्योंकि डॉटेड, सेंटर, एक्सिस ये सब लाइनें बहुत हल्की बनाई जाती है, और आपको पता है कि इन चारों में से जो सबसे हल्की शेप की होगी यानी लाइट शेडेड होगी वो 2H और 3H होगी, इसलिए 2H और 3H, है ना। बच्चों जो बाउंड्री लाइन, फ्री हैंड लाइन, डायमेंशन लाइन, टाइटल लाइन ये सब दिखना चाहिए इसलिए HB पेंसिल यूज करते हैं, है ना। और कंस्ट्रक्शन लाइन, हेड लाइन, एक्सटेंशन लाइन, स्टेचिंग लाइन, आर्क में हम लोग H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली हम लोग ये 4 तरह की पेंसिल ही अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? HB, H, 2H और 3H। कौन सी पेंसिल का यूज किस तरह की लाइन खींचने के लिए करते हैं ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलो और देखिए। ओके, तो बच्चों यहां तक हमारे पास टाइप्स ऑफ पेंसिल खत्म हो चुका है। टाइप्स ऑफ पेंसिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, तो आप देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अच्छा, बात अगर हम लोग करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बच्चों, अब बहुत आसान से बात है। जैसे कि कंपास का नाम सुना होगा, कंपास जिसको आप आमतौर पे परकाल भी कहते हो, लंगड़ा परकाल बोलते हैं, है ना। कंपास बच्चों इसका ना एक सिरे में नोट लगी होती है और दूसरे सिरे में हम अपनी पेंसिल लगाते हैं। तो कह देना एक सिरे में नोट लगी होती है और दूसरे सिरे में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? पेंसिल। ओके, और बहुत आराम से हम लोग कह सकते हैं कि इसको ना एक सर्कल बनाना है, कोई चाप खींचना है, ठीक है, तो उसका लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई सर्कल बनाना है, इवन जो है ना इससे एंगल भी बना सकते हैं हम लोग। क्या बना सकते हैं? इससे एंगल भी बनाया जा सकता है। ओके, तो चाप खींचने में, वृत्त खींचने में, एंगल बनाने में हम लोग कह सकते हो किसका यूज करते हैं सर? परकाल का यूज करते हैं, कंपास जिसको बोलते हैं, है ना। कंपास में एक चाबी भी दी जाती है, कई बार ये कंपास ढीला हो जाता है और कई बार टाइट भी हो जाता है, तो हम लोग ना यहाँ से ना उसको अपने हिसाब से ढीला और टाइट कर सकते हैं, चाबी बनी होती है उस चाबी की मदद से। ओके, तो ये हमारा पास नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम है कंपास, इसको कंपास बोलते हैं।
बच्चों कंपास ट्री जैसा ही दिखने वाला एक होता है डिवाइडर। क्या होता है डिवाइडर? जैसे कि आप देखिए चित्र में मैंने डिवाइडर दिखाया। बच्चों डिवाइडर में क्या होता है कि हमारे तरफ दोनों तरफ जो है, कह सकते हो दोनों तरफ हमारे, चल भाई ओके, तो डिवाइडर में क्या होता है तो कह देना डिवाइडर में दोनों तरफ नोट लगी होती है। ये देखिए यहां पर भी नोट है, यहां पर भी नोट है ना बच्चों। इसमें ना इसका मेन काम क्या होता है तो कह देना इसका जो मेन काम है वो दूरी मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इंडिविजुअल किसी तरह की कोई डिस्टेंस मापनी है तो उस डिस्टेंस को हम इस डिवाइडर की सहायता से माप लेते हैं, फिर उसको ना खींचना होता है तो 2 पॉइंट रखकर लाइन बना लेते हैं, है ना। तो इसका मेन काम होता है किसी इंडिविजुअल डिस्टेंस मापने के लिए। डिवाइडर एक कंपास की तरह दिखता है, लेकिन अंतर यह है कि डिवाइडर में दोनों पैरों में सुइयां होती है। देखो डिवाइडर में दोनों पैरों में क्या होती है बच्चों? सुइयां होती है, यानी दोनों पैरों में नोट बनी होती है। बस इसका मेन यूज क्या होता है तो कह देना डिस्टेंस मापने में, दूरी मापने करते हैं, जिसको हम लोग पटरी की सहायता से नहीं नाप सकते, है ना, तो एग्जैक्ट दूरी मापने के लिए करते हैं। तो कह देना इसका मेन इस्तेमाल क्या होता है तो इसका मेन इस्तेमाल होता है बच्चों एग्जैक्ट दूरी मापने के लिए। एग्जैक्ट दूरी मापने के लिए हम लोग मेन डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। क्या देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगला जो हमारे पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम होता है क्लिनोग्राफ। हालांकि बहुत पहले यूज किया जाता था, अब नहीं, है ना। ये क्या करता है बच्चों? ये एक तरह की इंक्लाइंड लाइन खींचने के काम में आता है। देखो क्लिनोग्राफ लकड़ी का बना होता है, इसका एक सिरा ये फिक्स होता है। ये जो सिरा है बच्चों, ये सिरा हमारा कैसा होता है तो कह देना ये हमारा फिक्स सिरा होता है, फिक्स्ड। जबकि अगर ये वाले सिरे की बात करते हैं तो ये वाले सिरे पे हम लोग स्ट्रिप को हटाकर इसको इधर उधर घुमा सकते हैं। तो जब भी कभी हमें इंक्लाइंड लाइन खींचनी होती है तो हम लोग क्लिनोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्लिनोग्राफ ना झुकी हुई रेखा के समांतर रेखाएं खींचने के काम में आता है, मतलब इंक्लाइंड लाइन खींचने के काम में आता है। हाँ, इंक्लाइंड लाइन के समांतर भी खींचना है तो हम लोग उसके समांतर भी लाइन खींच सकते हैं, ओके। तो क्लिनोग्राफ इसी तरह से एक डिवाइस और आती है, वो इसमें नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो भी कई बार यूज होती है। उसका नाम है पेंटोग्राफ। आपने नाम सुना होगा पेंटोग्राफ। बच्चों पेंटोग्राफ ना एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग पूरी तरह से किसी भी डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो पेंटोग्राफ ना डायग्राम को कॉपी करने के लिए काम में आता है, डायग्राम को कॉपी करने के काम में आता है, डायग्राम को कॉपी करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये उल्टा सीधा कोई डायग्राम है, अब मुझे बनाना है, छोटे पैमाने पे बनाना है या बड़े पैमाने बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही। तो बच्चों इसको कॉपी करने के लिए हम लोग पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। पेंटोग्राफ डायग्राम को कॉपी करता है, साथ साथ उसको इनलार्ज भी कर सकता है या फिर कह सकते हो छोटा भी कर सकता है, मतलब बड़े को छोटा कर सकता है, छोटे को बड़ा कर सकता है। ये डिवाइस होती है पेंटोग्राफ। एक और डिवाइस आती है, उसका नाम होता है इलिप्टिकल ट्रेमेल। इलिप्टिकल ट्रेमेल, इलिप्टिकल ट्रेमेल जो है ना, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग दीर्घवृत्त बनाते हैं। तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इलिप्टिकल ट्रेमेल का इस्तेमाल करते हैं। बस आप इसको याद कर लो कि हाँ, इलिप्टिकल ट्रेमेल का इस्तेमाल दीर्घवृत्त बनाने के लिए करते हैं, ओके। तो क्लिनोग्राफ हो गया, पेंटोग्राफ हो गया, इलिप्टिकल ट्रेमेल हो गया। आगे बढ़ करते हैं चांदा, जिसको आप प्रोटेक्टर भी कहते हैं, है ना। तो बच्चों चांदे का इस्तेमाल तो हम लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। आपको पता है कि चांदे की सहायता से, पहली बात तो ये एक पारदर्शी होता है। चांदा कैसा होता है तो कह देना चांदा पारदर्शी होता है। बच्चों चांदे में थोड़ा गौर से देखिए तो इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट कहते हैं, और इस पॉइंट की मदद से हम लोग बहुत आराम से कह सकते हो कि एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मेरे पास अभी चांदा नहीं है, लेकिन तो मैं आपको दिखाता। तो जहां पर भी आपको एंगल बनाना है तो आप पॉइंट रखकर 30, 35 और 20 से भी एंगल बनाए जा सकते हैं, इस बात को याद रखना, है ना। इसी का एक एडवांस वर्जन भी आता है बच्चों। देखो जो चांदा होता है ना, वो 0 से 180 डिग्री होता है। चांदा कितना डिग्री होता है? 0 से 180 डिग्री, ओके। लेकिन इसी का एक एडवांस वर्जन आता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर सर्किल। मास्टर सर्किल में क्या होता है कि हम लोग पूरा 360 तक बना सकते हैं, ओके। तो मास्टर सर्किल एक ऐसा हमारा कह सकते हो चांदे का सुधरा हुआ रूप है। इसकी मदद से हम पूरा का पूरा कितना एंगल बना सकते हैं? 360 डिग्री का एंगल,
ध्यान रखिएगा। इसमें भी इस तरीके से ढेर सारे हमारे ढांचे बने होते हैं जो एंगल बताता है, यहाँ भी बने होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कह देना इसको बोला जाता है मास्टर सर्कल के नाम से। तो अंतर बस इतना सा होता है मेरे दोस्त कि चांदे की सहायता से हम लोग 180 डिग्री तक का एंगल बनाते हैं और मास्टर सर्कल की मदद से हम लोग कह सकते हो 360 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो कई बार ये रेंज भी पूछी जाती है, उस रेंज को भी आपको याद रखना। अच्छा, आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला जो डिवाइस है बच्चों, उसका नाम है फ्रेंच टर्व। अब फ्रेंच टर्व में सीधा सीधा इतना ही पूछा जाता है कि हमारे जो उल्टे सीधे टर्व होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग फ्रेंच टर्व का इस्तेमाल करते हैं, या किसी तरह की टर्व रेखा खींचने के लिए, है ना। तो जितने भी हमारे टर्व लाइन्स है, तो टर्व लाइन्स को खींचने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कह देना इसमें इस्तेमाल करते हैं बच्चों फ्रेंच टर्व का। तो फ्रेंच टर्व का इस्तेमाल टर्व लाइन खींचने के लिए करते हैं, कैसी भी टर्व लाइन है ना। तो फ्रेंच टर्व का उपयोग ड्राइंग के लिए किया जाता है, जिससे अनियमित टर्व की आकार की चाप की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी एक ऐसा अजीबोगरीब चाप जो हमारा कह सकते हो कि उस देखो मैं आप बताऊं, जो हमारा कंपास होता है ना, तो कंपास जब भी कभी चाप खींचता है तो वो प्योर वृत्ताकार होता है, इस बात को याद रखना। कंपास जब भी कभी किसी तरह का कोई चाप खींचता है तो वो प्योर वृत्ताकार होता है। लेकिन कई बार हमें वृत्ताकार चाप नहीं चाहिए, उल्टे सीधे चाप चाहिए। तो जहां पर हमें चाप चाहिए होता है वो भी वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, है ना। जहां पर कंपास का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पर हम लोग फ्रेंच टर्व का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंच टर्व की मदद से हम कैसा भी टर्व को खींच सकते हैं, टर्व लाइन खींची जाती है। तो टर्व लाइन का खींचने के लिए मेन हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सर फ्रेंच टर्व का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमें ये पॉइंट रहा और ऐसे देखिए टर्व लाइन खींच रहे। अब ये टर्व लाइन ना हम लोग उससे नहीं खींच सकते, कंपास से नहीं खींचा जाता, ठीक है। चलो आगे देखिए। इसके बाद टेम्पलेट्स आता है बच्चों। टेम्पलेट ना एक कह सकते हो बड़ा एडवांस वर्जन है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सर्किल, किसी भी कह सकते हो त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, है ना, मतलब अगर हमें खींचना है तो हम लोग बहुत जल्दी से खींच सकते हैं। जैसे कि बहुत पहले ड्राइंग बनाने के लिए मैंगो आया करता था, तो मैंगो के ऊपर रखकर हमने देखी मैंगो बना दिया, तो हमें मैंगो बहुत जल्दी बन जाता था। तो सेम उसी तरीके से जब हमें अलग अलग तरह के आकृति बनानी होती है, जैसे कि वर्ग बनाना है, वृत्त बनाना है, हेक्सागोनल बनाना है, आयत बनाना है, त्रिभुज बनाना है ना, तो जितने भी हमारे कह सकते हो आकृति बनानी है उसके ऊपर रखकर, जैसे कि ये हमें हेक्सागोनल बनाना है तो इसके ऊपर रखकर ऐसे हमने खिंचा दिया, ये देखो, तो ये हमारा हेक्सागोनल डायरेक्ट बन जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसे तो हम भी बना सकते हैं, नहीं, ऐसे आप बना जरूर सकते हो, बट ये जो आएगा ना वो हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी ये होगी कि सारी डायमेंशन एक तो बराबर होना चाहिए, है ना। ऊपर से ये जो एंगल है ये एंगल भी सब में बराबर होना चाहिए और सेम हेक्सागोनल में जितना एंगल होता है वो उतना होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्पलेट से ना हम लोग एग्जैक्ट उसी प्रॉपर्टी का डायरेक्ट वो बना सकते हैं। जैसे कि ये तो कुछ कम टेम्पलेट दिखाए रहे हैं, और जब आप लोग कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं और अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आते हैं, हम लोग इलिप्स वगैरह भी खींच सकते हैं, है ना। जैसे कि इलिप्स वगैरह खींचना है तो हम खींच जरूर ऐसे देते हैं दीर्घवृत्त, लेकिन जरूरी नहीं कि दीर्घवृत्त एकदम सही आए, हाँ ठीक है। तो टेम्पलेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि एक कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से, ध्यान से सुनना, है ना, एक प्रॉपर तरीके से जो है आकृति का निर्माण कर लेते हैं। और इसी ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हो टेम्पलेट होता है जो किसी तरह की विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है। ओके, इसे हम टेम्पलेट बोलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक और हेडिंग आती है लास्ट में, इरेजर। इरेजर क्या करता है, तो इरेजर कह सकते हो कि जो भी हमारे पेंसिल में जहां कहीं गलतियां हो जाती है उसको इरेज करने का काम करता है, यानी मिटाने का काम करता है, मिटाने का काम करता है। तो इरेज करने का काम मेनली कौन करता है, तो कह देना इरेजर करता है, ठीक है। तो इरेजर का उपयोग पेंसिल द्वारा खींची गई रेखाओं या धब्बों या गलत बातों को हटाने के लिए करते हैं, है ना। तो ये हमारी कह सकते हो मेनली इरेजर। बच्चों इरेजर का इस्तेमाल ना जितना ड्राइंग में कम से कम हो उतना ड्राइंग आपकी साफ सुथरी होगी। अगर आपने ज्यादा इरेजर का इस्तेमाल कर दिया तो आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा गंदी भी हो सकती है बच्चों, है ना। तो ये इरेजर हो जाता है। तो यहां से हमारा पूरा पूरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है वो चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, तो बच्चों अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। और आपको मैं बता दूं लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी मैंने जो डिजाइन किए हैं जिससे कह सकते हो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार मैंने बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के आए थे।
जिसमें से पेंसिल सबसे ज्यादा पूछी रही थी, ड्राइंग शीट सबसे ज्यादा पूछी रही थी, है ना। तो उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आए। बाकी ये फ्रेंच टर्म से पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं आया, पहले भी नहीं आते थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बस वहीं से घुमा फिरा के आते हैं। तो उसको आपने समझ लिया। अभी हम लोग इसके अगले लेक्चर में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।